नमस्कार। आज हम लोग समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया को समझने के लिए जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के मलबे पर बनी थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी पहचान ही उसकी 3 अलग-अलग वर्गों से थी। सोचिए, 5वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य गिरा तो यूरोप में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कें बेकार हो गईं, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया और कोई एक ताकत नहीं बची थी जो सबको संभाल सके। तो सवाल ये था कि इस उथल पुथल से एक नया समाज कैसे बनाया जाए। इसका जवाब निकला एक ऐसा सिस्टम जिसे आज हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग तरह का सामाजिक ढांचा था जो सिर्फ जमीन और वफादारी के रिश्ते पर टिका था। तो इस काफी पेचीदा दुनिया को समझने के लिए हम इसे बिल्कुल परत दर परत देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नींव से, यानी उन लोगों से जो जमीन पर काम करते थे। फिर हम ऊपर जाएंगे उन लोगों तक जिन्होंने इसकी रक्षा की, और फिर उन तक जिन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी दरारें थी जिनकी वजह से ये इतना बड़ा सामाजिक पिरामिड आखिर में ढह गया। तो सवाल ये है कि इस पूरे ढांचे को आखिर एक साथ जोड़कर क्या चीज रखती थी। वो था 3 वर्गों का आइडिया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने समाज में हर किसी का रोल, उनके जन्म से लेकर मौत तक सब कुछ तय कर दिया था। देखिए, सामंतवाद के दिल में एक बहुत सीधी सीधी सी सच्चाई थी। जमीन ही असली ताकत थी। सब कुछ बस इसी के इर्द गिर्द घूमता था कि जमीन का मालिक कौन है, उस पर काम कौन कर रहा है और कौन किसके लिए क्या करने को बाध्य है। ये आप समझ लीजिए जिम्मेदारियों और वफादारी का एक बहुत बड़ा, बहुत ही उलझा हुआ जाल था। एक फ्रेंच बिशप की ये बात उस दौर की सोच को एकदम साफ कर देती है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये तो समाज चलाने का एक नुस्खा था कि समाज 3 हिस्सों में बटा है और हर एक की एक खास, समझिए, ईश्वर की दी हुई भूमिका है। वो जो प्रार्थना करते हैं, वो जो लड़ते हैं और वो जो काम करते हैं। तो चलिए अब इस सामाजिक पिरामिड को बनाना शुरू करते हैं। और जैसा कि किसी भी मजबूत इमारत के साथ होता है, शुरुआत तो नींव से ही करनी होगी। और ये नींव बनी थी किसानों से, जो उस वक्त की आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा थे। 90%। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। समाज के 10 में से 9 लोग इसी ग्रुप में आते थे। उनकी मेहनत ही थी जो बाकी हर चीज को संभाले हुए थी। बड़े बड़े महल, सेनाएं और चर्च। अगर ये लोग ना होते तो पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाता। पर सभी किसान एक जैसे नहीं थे। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। एक तरफ थे आजाद किसान जो लॉर्ड की जमीन पर किराएदार की तरह थे, उनके पास कुछ अधिकार थे। लेकिन दूसरी तरफ थे सर्फ यानी कृषिदास, जो कानूनी तौर पर जमीन से बंधे हुए थे। वो एक तरह से जमीन की संपत्ति ही थे। उन्हें अपने लॉर्ड की इजाजत के बिना शादी करने, जमीन छोड़ने या अपनी विरासत आगे बढ़ाने तक का हक नहीं था। अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं रक्षक, यानी कि कुलीन वर्ग। इनकी दुनिया जमीन, खानदान और तलवार के चारों ओर घूमती थी। कागज पर तो इनका काम नीचे के लोगों की रक्षा करना था, लेकिन असल में यही शासक वर्ग भी थे जो जमीन को कंट्रोल करते थे और इंसाफ भी करते थे। इस रिश्ते को एक बहुत ही पवित्र समारोह में पक्का किया जाता था, जिसे वैसेलेज कहते थे। ये कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो बाइबल पर हाथ रख कर ली गई एक गहरी निजी कसम होती थी। वफादारी का यही बंधन था जो पूरे सामंती सिस्टम को जोड़े रखता था, एक नाइट को लॉर्ड से और एक लॉर्ड को राजा से। देखिए, जब हर तरफ लगातार लड़ाइयां चल रही हों तो आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और यहीं से जन्म हुआ नाइट का, बख्तरबंद घुड़सवार योद्धा, जो समझिए मध्ययुगीन जंग के मैदान का टैंक हुआ करता था। अपनी सैन्य सेवा के बदले में उन्हें फीफ नाम से जमीन का एक टुकड़ा मिलता था, जिससे वो इस योद्धा वर्ग में अपनी हैसियत बनाए रख पाते थे। ये जो शब्द हैं इस मध्ययुगीन कविता के, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये दिखाता है कि एक नाइट से अपने लॉर्ड के लिए कितनी गहरी और अटूट वफादारी की उम्मीद की जाती थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो मौत से भी बढ़कर था, एक ऐसी इज्जत जो जान से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी। और अब हम पहुंचते हैं इस पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर, पहला वर्ग। और इन्हें पहला कहने की एक खास वजह थी, ये थे पादरी वर्ग। ये आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, लेकिन इनकी ताकत सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित नहीं थी। कैथोलिक चर्च उस जमाने में एक राज्य के अंदर एक और राज्य जैसा था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थीं। वो अपना खुद का टैक्स, जिसे टेड्स या दशमांश कहते थे, वसूलता था। उसकी अपनी अदालतें थीं और उसका आध्यात्मिक अधिकार,
राजा से लेकर किसान तक सब पर था। चर्च की ताकत लगभग हर चीज पर थी। लेकिन हाँ, ये पादरी वर्ग भी एक जैसा नहीं था। एक गांव का पादरी जो आम लोगों के बीच रहता था, उसकी जिंदगी एक मठ की दीवारों के अंदर रहने वाले भिक्षु से बहुत अलग थी, जो अपनी जिंदगी सिर्फ प्रार्थना और पढ़ाई के लिए समर्पित कर देता था। सदियों तक ये 3 वर्गों वाली दुनिया हैरान करने वाली हद तक स्थिर रही। ऐसा लगता था कि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन फिर आई 14वीं सदी और इस मजबूत दिखने वाले पिरामिड में दरारें पड़ने लगीं। ये उन विनाशकारी घटनाओं की एक कड़ी की शुरुआत थी जो यूरोप को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसकी शुरुआत एक बुरे सपने की तरह हुई। मौसम बदला, फसलें बर्बाद हो गई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। और फिर जब यूरोप पहले से ही बहुत कमजोर था, तब एक और भी खौफनाक आफत आ गई, द ब्लैक डेथ। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये उस तबाही की इंसानी कीमत को दिखाता है। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ब्लैक डेथ ने यूरोप की 1/3 से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे के पूरे गांव उजड़ गए और समाज का जो ताना बाना था वो टूटकर बिखर गया। लेकिन इस भयानक तबाही का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसने ताकत का संतुलन ही बदल दिया। अचानक काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो गई, तो जो किसान जिंदा बच गए अब वो बेहतर मजदूरी और बेहतर हालात की मांग कर सकते थे। और जब लॉर्ड्स ने मना किया तो किसानों ने बगावत कर दी, जिसने पुराने सामंती सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 14वीं सदी की इस उथल-पुथल ने पुराने सामंती कुलीन वर्ग की कमर तोड़ दी। जमीन पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई, उनकी फौजी ताकत भी अब पहले जैसी नहीं रही। इससे एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा हो गया और इसे भरने के लिए एक नए तरह का नेता तैयार था, राजा। इन नए राजाओं ने तो जैसे खेल के नियम ही बदल दिए। अब वो वफादारी के लिए अपने लॉर्ड्स पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल सेनाएं बनाई जो सीधे राजा को जवाब देती थी। उन्होंने पूरे देश के लिए टैक्स का सिस्टम बनाया और सरकारी दफ्तरों का एक ढांचा खड़ा किया। असल में उन्होंने ही आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव रखी। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब ताकत सिर्फ जमीन से नहीं आती थी। पैसा अब एक नया और बड़ा खिलाड़ी बन गया था। व्यापारी और बैंकर जो पुराने 3 वर्ग वाले सिस्टम में कहीं फिट नहीं होते थे, अब राजाओं को कर्ज देकर और उनकी नई सरकारों को फंड करके अपना असर डाल सकते थे। सामंती दुनिया अब बिखर रही थी। तो जब एक दुनिया बिखरती है तो उसकी राख से क्या पैदा होता है? सामंतवाद का खत्म होना सिर्फ एक सिस्टम का अंत नहीं था, ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। इसने देशों, सरकारों और यहाँ तक कि एक इंसान होने का क्या मतलब है, इस बारे में नए विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज की हमारी दुनिया में कौन से ऐसे ढांचे हैं जो हमें बहुत मजबूत लगते हैं पर शायद उतने ही नाजुक हों जितना ये सामंती पिरामिड था?